हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे टॉप 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बीपीएससी 3.0 और स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप साइकोलॉजी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरी एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और क्लास 12 का दिया जा रहा है सिर्फ 300 रुपीज़ में, जिसमें आपको 2500 प्लस क्वेश्चन आंसर विथ एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाता है। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो तो आराम से आप साइकोलॉजी पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन सारा अटेम्प्ट कीजिएगा क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके 2023 और 24 में जितने भी आपके साइकोलॉजी पेपर हुए हैं, चाहे वो बिहार का हो चाहे अदर स्टेट जैसे कि यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, सीयूईटी, ये सारे एग्जाम में जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए थे उस क्वेश्चन को मैंने इस प्रैक्टिस सेट में आपको शामिल किया है। इसलिए एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना। आज का पहला क्वेश्चन है, जब लोग डैश होते हैं तो उनका वास्तविकता से संपर्क टूट जाता है। मतलब ऐसे कौन मतलब ऐसा बहुत सारे डिजीज होते हैं, ऐसे बहुत सारे विकार होते हैं, जब आप उस सिचुएशन में रहते हो तो आपका वास्तविकता से संपर्क टूट जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं आपको ये बताना है। उसे मैनिक कहते हैं, या ऑप्शन बी है न्यूरोटिक, या साइकोटिक, या ऑप्शन डी है साइकोपैथिक। तो आपको बताना है कि वास्तविकता से संपर्क टूट जाना क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी साइकोकोटिक। साइकोकोटिक होता क्या है? तो ऐसा भ्रम होता है जहां पर व्यक्ति को किसी असत्य चीज पर अटूट विश्वास हो जाता है। जैसे कि उत्परक भ्रम वाला व्यक्ति ये मान सकता है कि कोई व्यक्ति या संगठन उन्हें चोट पहुंचाने या मारने की योजना बना रहा है, जबकि इससे कोई वास्तविकता से कोई संपर्क नहीं है। मतलब वो भ्रम में जीने लगते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उन्हें मारना चाहता है या फिर उन्हें कोई चोट पहुँचाना चाहता है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल आपने लाइफ़ में देखा होगा, जो आपको भ्रम में डालती है। उसके ऐसे बहुत सारे अपने सपने भी देख लेते हैं, जैसे कि मैंने पास्ट में कभी काम ये किया हुआ है, कभी वो किया हुआ है, लेकिन उसको वास्तविकता से ऐसा कोई मतलब नहीं होता। उसको कहा जाता है साइकोकोटिक, एक प्रकार का ये मेंटल डिजीज़ भी कहा जाता है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बुद्धिमत्ता को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है बहुत सारे फैक्ट्स का ज्ञान हो, या ऑप्शन बी है स्कूल में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने की क्षमता हो, या ऑप्शन सी है वो सभी कारक जो एक व्यक्ति से दूसरे से अलग बनाता हो, या ऑप्शन डी अमूर्त रूप से सोचने और अनुभव से सीखने की क्षमता हो। अगर आपके पास बहुत सारा ज्ञान है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमत्ता हो। ये भी हो सकता है कि आप बहुत सारे मतलब रट्टा मार के आपने ज्ञान को इकट्ठा कर लिया हो, तो उसको उससे आपका बुद्धिमत्ता को परिभाषित नहीं किया जा सकता। अगर आप अच्छे स्कूल में एक अच्छा ग्रेड ला पाते हो, तो वो भी आपका बुद्धिमत्ता का पहचान नहीं किया जाता। सबसे अच्छा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमूर्त रूप से सोचना। अमूर्त रूप से सोचना क्या होता है? कोई भी चीज़ आप इमेजिन कर रहे हो, खुद को कंक्रीट में उसे मतलब जो वास्तविकता में सामने है, उसे ना देखकर भी आपने इमेजिन कर लिया और उस बेस पे अपना कोई सॉल्यूशन ढूँढ लेना, सबसे अच्छा माना जाता है बुद्धिमत्ता को। जो कि इनका जो आईक्यू होता है, अगर ऐसे लोगों का जो आईक्यू होता है मैक्सिमम 125 प्लस होता है। तो वैसे इंसान को कहा जाता है बुद्धिमत्ता का सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि पियाजे का अनुसार दुनिया के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से उसके मानसिक प्रतिनिधित्व का निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुकूलन, संरक्षण, मेटाकॉग्निशन, या ऑप्शन डी है अहंकारवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर फोर है, मानसिक मंदता का प्रमुख कारण किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है वासनागत लक्षण, पर्यावरणीय कारक, मास्टिक सिंड्रोम, या ऑप्शन डी है वुन अल्कोहल सिंड्रोम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव है, अल्बर्ट एलिस और एरन बैक डैश थेरेपी दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं। पहला ऑप्शन है गेस्टाल्ट से, संज्ञानात्मक, व्यवहारिक, या ऑप्शन डी है
घटना संबंधी। अगर आपने नाम सुना होगा एल्बर्ट एलिस और एरन बेक का, तो आपको पता होना चाहिए कि व्यक्तित्व सिद्धांतकार के रूप में जाने जाते हैं, जो कि आपके संज्ञानात्मक सिद्धांत के भी दिया हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखना, अल्बर्ट एलिस और एरन बेक ने व्यक्तित्व सिद्धांत के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन ये दोनों प्रसिद्ध चिकित्सक और विपुल लेखक भी थे। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रशिक्षित पेशेवर मनोवैज्ञानिक समस्या वाले लोगों की मदद करने में मनोवैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे मनोचिकित्सा कहते हैं, या मनोविश्लेषण, या मनोचिकित्सा, या ऑप्शन डी है मनोचिकित्सा। ये मनोचिकित्सा 3 बार इसमें रिपीट है, तो बस आपके पास 2 ही ऑप्शन है, मनोविश्लेषण और मनोचिकित्सा। तो आपको बताना है इन 2 ऑप्शन में राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन आपका सेम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मनोचिकित्सा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको बताना है कि नौकरी की संतुष्टि उन कार्यों से बढ़ती है जो, मतलब आप ऐसा कोई काम कर रहे हो या फिर ऐसी कोई आप नौकरी कर रहे हो जिससे आपकी संतुष्टि बढ़े, मतलब आपका सर्टिफिकेशन जो है, आपका संतुष्टि किससे बढ़ेगी आपको ये बताना है। पूरा काम करना आसान हो, मतलब कोई ऐसा काम जो काफ़ी आसान हो तो आपको संतुष्टि मिलेगी, या ज़बरदस्त और फ़ायदेमंद हो, किसी को व्यक्तिगत ज़रूरतों से असंबंधित हो, या ऑप्शन डी है चुनौतीपूर्ण लेकिन भारी ना हो। तो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, मतलब ऐसी नौकरी जो थोड़ा बहुत चुनौतीपूर्ण हो लेकिन बहुत भारी ना हो। जैसे कि अगर पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स ऐसा चीज़ है जो कि आपके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण है लेकिन बहुत सारा भारी है, क्योंकि उसमें आप अच्छा चुनौतीपूर्ण कार्य करते भी हो, अगर आप अच्छा काम भी कर रहे हो, तो भी आप पब्लिक से गाली सुनोगे। इसलिए जो है आपकी पॉलिटिक्स हो गया, चुनौतीपूर्ण है लेकिन काफ़ी ज़्यादा, मतलब हेवी लोड वर्क बोल सकते हो, कि उसमें बहुत सारे आपको मेंटल फिट होना पड़ेगा, क्योंकि गाली सुनने के लिए आपको रेडी होना चाहिए। तो ऐसे काम जो काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो लेकिन भारी ना हो। तो सबसे बेटर जॉब मुझे लगता है टीचर का, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, तो ऐसा जॉब हो सकता है टीचर। टीचर का जॉब काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि जितने सारे बच्चे होते हैं क्लास में, उनको आपको समझाना होता है। अगर आप सच में अच्छे टीचर हो, तो बच्चे को समझाने की कोशिश करोगे, सिर्फ़ बैठे नहीं रहोगे। अगर और उसमें काम काफ़ी आसान होता है, काफ़ी भारी नहीं होता है कि आप बच्चे को समझा ना सको। तो सबसे बेटर ऑप्शन है टीचर का जॉब, जिसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा संतुष्टि मिलती है आपको काम करके। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्याजे के सहसावस्थ्य की अवस्था क्या है? काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। आप सीटेट से पढ़ते आ रहे हो, बीएड में पढ़ा होगा कि प्याजे का सहसा अवस्था का जो अवस्था होता है वो सेंसरी मोटर कहा जाता है, जिसे 0 से 2 वर्ष के लिए बाँटा गया है। ठोस संचालन ठोस संचालन कंक्रीट को शायद बोला जाता है कंक्रीट, जिसका अवधि होता है 7 से 11, और प्री ऑपरेशनल होता है 2 से 7, और फॉर्मल होता है आपका 11 से 17 या 18 भी कहीं-कहीं लिखा होता है। तो ये आपके प्याजे के 4 स्टेज हैं, जिसे सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और आपका लास्ट में फॉर्मल कहा जाता है। इसे भी आप याद रखिएगा, हमेशा 1 से 2 सवाल आपको साइकोलॉजी में देखने को मिल जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं और आप इज़िली 1 से 2 नंबर ला सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक व्यक्ति निम्नलिखित प्रक्रिया के माध्यम से सामाजिक समूह को सदस्य बनाता है। उसकी उम्र बढ़ेगा, सीखना, परिपक्वता, या ऑप्शन डी है सामाजिककरण। तो जब एक व्यक्ति सामाजिक समूह का सदस्य बनता है तो उसका सामाजिकरण बढ़ेगा। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, और आपको बता दें कि अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर रखा है। आप जाकर वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन करके ये क्वेश्चन को पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और अभी तक जितने लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो। बार-बार आप लोग को बोलना पड़ता है लाइक करने के लिए, आप खुद से भी लाइक कर दिया करो। तो क्वेश्चन नंबर 10, आप बताओ कि जीवन के पहले के 2 हफ्ते को क्या कहा जाता है? मैंने ये क्वेश्चन 2 से 4 दिन पहले मैंने क्वेश्चन आपको कराया हुआ था कि जीवन के जो पहले 2 हफ्ते होते हैं, कोई जो बच्चा कभी जन्म लेता है, तो उसका जो 2 हफ्ता होता है जन्म के बाद, उसे क्या कहा जाता है आपको ये बताना है। प्रारंभिक बचपन, नवजात काल, शैशव काल, या ऑप्शन डी है प्री ऑपरेशनल चरण।
तो जीवन के 2 हफ्ते का जब बच्चा जन्म लेता है, उसके जो 2 हफ्ते स्टार्टिंग होते हैं, उसे नवजात काल कहा जाता है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या गलती करेंगे, इसका जो राइट आंसर टिक आउट करेंगे शैशवकाल। क्योंकि उन्होंने सीटेट में पढ़ा होगा बार-बार शैशवकाल, प्री ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर। अगर ऐसा कुछ ऑप्शन दे देता है, तो आप उसमें फँस जाओगे। लेकिन नवजात काल जन्म के 2 हफ्ते के बाद नवजात काल कहते हैं, इसे याद रखिएगा। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये कहना अधिक सटीक होगा कि परिपक्वता क्या है? मतलब आपके अंदर परिपक्वता किसे कहेंगे, आपको ये बताना है। बहुत सारे ऐसे लड़के और लड़की होते हैं जिनके अंदर परिपक्वता काफ़ी लेट से आती है और काफ़ी जल्दी परिपक्वता किसी-किसी के अंदर आ भी जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि जो परिपक्वता है वो सबसे पहले लड़कियों के अंदर आता है। लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो जाती हैं लड़के के कंपेयर में। तो पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता, बस मैंने सुना हुआ है। तो आप बताओ अपने अकॉर्डिंग कि परिपक्वता जो है सबसे बेटर ऑप्शन इन 4 ऑप्शन में क्या हो सकता है? चारों ऑप्शन को अच्छे से रीड कीजिए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, अच्छे से बहुत तेज़ हो जाती हैं, स्वास्थ्य देखभाल और बीमारी के कारण देरी। इसका जो आपका ऑफ़िशियल आंसर था, इसका डी राइट आंसर था। ठीक है? तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। जितना भी मैं क्वेश्चन को आंसर बता रहा हूँ, ये सारे आपके ऑफ़िशियल आंसर है, मेरा खुद का कोई आंसर नहीं है। इसमें जितने भी आपके ऑफ़िशियल आंसर टिक आउट किया गया था, मैं आपको वही आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो कि साइकोलॉजी में बार-बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं और मैक्सिमम चांस है आपके पेपर में सवाल डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। तो सारे क्वेश्चन को ध्यान से अटेम्प्ट करना और इस प्रैक्टिस सेट को डाउनलोड करके बार-बार ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस आप लोग करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन-सा मनोसामाजिक क्षेत्र का हिस्सा है? पहला ऑप्शन है स्मृति, निर्णय, मोटर कौशल या ऑप्शन डी है व्यवहार करने की शैली। तो बात की जाए मनोसामाजिक क्षेत्र का हिस्सा, तो आपका व्यवहार करने की शैली है। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताना है कि प्रसव पूर्व विकास का वो चरण जिसके दौरान विकासशील जीव का चोट लगने का खतरा होता है, खतरा नहीं खतरा होता है। पहला ऑप्शन है भ्रूण चरण, रोगाणु चरण या ऑप्शन डी है युग्म नज चरण। तो आप बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा भ्रूण चरण। क्वेश्चन नंबर 14 है, आपको बताना है कि अपनी मांसपेशियों का उपयोग करने में बच्चे की वृद्धि या कुशलता मुख्य रूप से किन कारणों से होती है? मतलब जो आपके बच्चे की मांसपेशियाँ होती हैं, वो किसकी वजह से उनकी कुशलता बढ़ती है, आपको ये बताना है। परिपक्वता से, सीखना से, माता-पिता द्वारा धक्का देना या ऑप्शन डी है व्यायाम करने का अवसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपको बताना है कि फ्रेनोलॉजिस्ट ने व्यक्तित्व के बारे में पता लगाने की क्या कोशिश करी थी? काफ़ी फेमस साइंटिस्ट है आपके फ्रेनोलॉजिस्ट। आपको बताना है कि उन्होंने व्यक्तित्व के बारे में क्या पता लगाने की कोशिश करी थी? पहला इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। किसी व्यक्ति को खोपड़ी को महसूस करना, काफ़ी खतरनाक काम करते थे ये। इनको क्या काम था खोपड़ी का महसूस करने का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, किसी व्यक्ति की खोपड़ी को महसूस करना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 और काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सवाल जब मैं क्वेश्चन को बना रहा था तो ये 2 एग्ज़ाम में पूछे गए थे। एक तो आपका सीयूईटी में और दूसरा आपका मध्य प्रदेश में सवाल पूछा गया था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा और बताइए कि किस नॉन फ्रायडियन ने लिंग ईर्ष्या के बारे में उनके विचारों को चुनौती दी थी? आपको पता होगा जितने भी फ्रायडियन थे, फ्रॉइड साहब के साथ जितने भी वैज्ञानिक काम करते थे, उन्होंने लिंग को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया। मतलब साइकोसेक्सुअल जो है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बात की गई आपके फ्रायडियन के थ्योरिस्ट में। तो आपको बताना है कि उसके अगेंस्ट में किसने अपने विचार को चुनौती दिया, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है एडलर, ऑप्शन बी है फॉर्म, ऑप्शन सी है जंग या ऑप्शन डी है हार्नी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा हार्नी।
हॉर्नी से 4 से 5 सवाल आपके एग्ज़ाम में बार-बार रिपीट होते हैं, जैसे कि कॉरेन हॉर्नी स्कूल कहाँ गई थी? तो याद रखना, कॉरेन हॉर्नी बहुत सारे विश्वविद्यालय में गई थी, लेकिन सबसे फ़ेमस था 1909 का यूनिवर्सिटीज़ ऑफ फ्रीबर्ग मेडिकल स्कूल, ठीक है? जहाँ से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करा था। एक और सवाल पूछा जाता है कि कैरन हॉर्नी ने मनोविज्ञान में क्या योगदान दिया? तो कैरन हॉर्नी ने व्यक्तित्व और यूरोसिस पर विचारों का योगदान दिया था। मतलब उन्होंने व्यक्तित्व के बारे में और यूरोसिस के बारे में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम किया था। उन्होंने व्यक्तित्व के विकास में बहुत सारे सोचने के तरीकों को बदल दिया था, ऐसा माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। और एक सवाल जहाँ तक पूछा जाता है कि कैरन हॉर्नी फ्रॉइड के सिद्धांत के बारे में क्या मानते थे? तो कॉरेन हॉर्नी फ्रॉइड को लेकर ये मानते थे कि जो उनका सिद्धांत है वो काफ़ी ज़्यादा स्त्री से रिलेट करता है। उनका मानना था कि व्यक्तित्व का विकास किसी भी अन्य चीज़ की तुलना में आपका जो एनवायरनमेंट है उसको ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन फ्रॉइड साहब आपके स्त्री को काफ़ी ज़्यादा रेस्ट देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, इसे याद रखिएगा। बाकी और कुछ इम्पोर्टेंट ख़ास नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 है, कोई ऐसा व्यक्ति जो महसूस करता हो कि उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है, तो एडलर इस प्रकार को वर्णित क्या करेगा? पहला ऑप्शन है कम आत्मबोध, ऑप्शन बी है एक एडलरियन कॉम्प्लेक्स, या ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी से पहले आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्त में, अपने ग्रुप्स में। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम पे जाकर ज्वाइन हो सकते हो, मैंने आपको अपडेट कर दिया है। तो आप बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, एक हीन भावना। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि फ्रॉइड के अनुसार मन के कितने घटक हैं? 3 घटक तो हैं ही, जैसे कि अहंकार, आईडी और सुपर ईगो, जिसे आप ईद, ईगो और सुपर ईगो के नाम से जानते हैं। जिसे हिंदी में चेतन, अचेतन, अग्रचेतन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि ये विचार कि आप किसी के चेहरे का अध्ययन करके उसके व्यक्तित्व का आकलन कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? मतलब ऐसा इंसान जैसे कि कोई चेहरा मैप करता हूँ, मतलब चेहरा को पढ़ लेना किसी को देख कर के उसका अंदर क्या चल रहा है, फिर उसकी सोच कैसी है, उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। उसे फ्रेनोलॉजी कहते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं, सैम्टोलॉजी कहते हैं, या ऑप्शन डी है फिजियोलॉजी। तो उसे कहा जाता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी होता क्या है? तो फिजियोलॉजी इस बात पर अध्ययन करता है कि मानव शरीर कैसे काम करता है। ये शरीर की बुनियादी कार्यों के पीछे रसायन विज्ञान और भौतिकी का वर्णन करता है। जैसे कि उसके चेहरे को देखकर उसके हाव-भाव को, उसके अंदर की क्या दिमाग में चल रहा है, वो सब कुछ एक आकलन कर लेते हैं। 100% एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन उसकी जो परसेंटेज है 75 या 80% अबव होती है कि आपको चेहरा मैपिंग। बहुत लोग होता है चेहरे को देखकर चेहरे को पढ़ लेते हैं, तो ऐसे लोगों को फिजियोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। यहाँ पर डी और बी दोनों ऑप्शन है। अगर आप कोई भी आंसर टिक आउट कर रहे हो, चाहे बी हो चाहे डी हो, आपका दोनों आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा विवाद में रहने वाला क्वेश्चन है, और मैंने आपको एनसीईआरटी में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया भी था। आपको बताना है कि लड़कियों के लिए डैश कॉम्प्लेक्स और लड़कों के लिए डैश कॉम्प्लेक्स है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिका ओडिपस, ओडिपस इलेक्ट्रा मौखिक या फालिक या मौलिक। तो सबसे पहले लड़कियों के लिए जो होता है वो होता है एलिक्ट्रा, ठीक है? और लड़कों के लिए क्या होता है? तो लड़कों के लिए होता है आपका ओडिपस। तो याद रखिएगा, इसको मैं डिटेल में आपको बता दूँ तो जो आपका इलेक्ट्रा है, इलेक्ट्रा एक सिद्धांत है जो कि 3 से 6 साल की उम्र की लड़कियों के लिए विशिष्ट माना जा गया है। जहाँ पर अपनी माँ से वो नफ़रत करने लगती हैं और पिता के लिए भावनाएँ विकसित करने लगती हैं। जो कि इसकी खोज किसने किया था? तो 1913 में कार्ल जॉन्ग ने किया था। जैसे कि जो अपोज़िशन सेक्स होता है उसको लेकर अट्रैक्ट होना, 1913 में कार्ल जॉन्ग, इनका नाम याद रखना। काफ़ी विवादित सिद्धांत दिया था, जिसमें लड़की को लिंग ईर्ष्या का सामना करना पड़ता है। और दूसरा था आपका ओडिपस। ओडिपस का सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्रॉइड ने। 2 अलग-अलग वैज्ञानिक थे, इलेक्ट्रा कार्ल जंग ने दिया था और ओडिपस आपके सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। सिगमंड फ्रॉइड ने कब दिया था? 1899 में।
उसके बाद 1913 में आपका कार्ल जंग ने इलेक्ट्रा के बारे में बात की थी। ओडिपस में क्या कहा जाता है? ओडिपस एक सिद्धांत है जो कि बताता है कि 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे समान लिंग वाले माता-पिता से नाराज़ होने लगते हैं और उनके मन में विपरीत लिंग वाले माता-पिता के लिए यौन भावनाएँ विकसित होने लगती हैं। हालाँकि मुख्य रूप से बच्चों पर केंद्रित है, ठीक है? तो ये दोनों फैक्ट्स हैं जो कि अपोज़िशन सेक्स को लेकर वो अट्रैक्ट होते हैं, चाहे वो माता हो चाहे पिता हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। इसमें जो 2 मोस्ट आपको याद करने की ज़रूरत है कि ओडिपस किसने दिया? तो सिगमंड फ्रॉइड ने 1899 में। इलेक्ट्रा किसने दिया? तो कार्ल जंग ने दिया 1913 में। बाकी इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस आप ये 2 नाम याद रखना। अगर एग्ज़ाम में सवाल आता है तो आपसे ये 2 सवाल पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रा सिद्धांत किसने दिया? ओडिपस कौन दिया और कब दिया गया था? बस इतना आपको याद होना चाहिए, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मानवतावादी मनोवैज्ञानिक इस विकार को अपनाया था? तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वतंत्र इच्छा। मानवतावादी वैज्ञानिकों ने इसको अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, आपको बताना है कि इस सैनिक ने अनुसार बाह्यमुखी लोग अपनी उत्तेजना को डैश करना चाहते हैं, जबकि अंतर्मुखी लोग अपनी उत्तेजना को डैश करना चाहते हैं। मैंने आपको बताया था एक बहिर्मुखी और अंतर्मुखी मैंने आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, तो आप जाकर एनसीईआरटी का वीडियो उठाकर देख सकते हो। मैंने उसमें डिटेल में अंतर्मुखी, बहिर्मुखी सब डिटेल में आपको बताया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। जो आपके एक्सटर्नल लोग होते हैं, उनके अंदर उत्तेजना काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जो इंटरनल होता है, उसमें आपको उत्तेजना काफ़ी कम होती है, मतलब उसमें घटते रहता है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, सभी पोर्ट को मानना था कि लक्षणों को 3 स्तरों को व्यवस्थित किया जा सकता है। तो किस स्तर पे व्यवस्थित किया जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर गलती से ईद, ईगो, सुपर ईगो टिक आउट मत करना, क्योंकि इसमें आपकी फ्राइड साहब के बारे में बात नहीं की जा रही है। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, आपको बताना है कि एमएमपीआई का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। एमएमपीआई का उपयोग किस मापन के लिए किया जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यक्तित्व और मनोवैज्ञानिक विकार को मापने के लिए एमएमपीआई का उपयोग किया जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन से 5 परिलक्षणों में से एक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हास्य की भावना इन 5 लक्षणों में से एक इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। आज के वीडियो में टोटल हम 25 क्वेश्चन रहने देते हैं, क्योंकि और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हर मैंने प्रैक्टिस सेट में टोटल टॉप 50 क्वेश्चन को मैंने चुना हुआ है, जिसमें आपको डेली टॉप 25 टू टॉप 30 डेली आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराया जाएगा। उसके लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो डेली मैं आपको पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। आप जाकर वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन को आंसर टिक आउट कर लेना और उसे प्रैक्टिस आप लोग करते रहना। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। और जिनको नोट्स चाहिए, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।